नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राणा आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल सरल आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहली क्लास हम लोग देख चुके हैं। प्रथम क्लास में नॉर्मली हमने चर्चा की थी। नॉर्मली का अर्थ ये है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा मुख्य केंद्र होने वाला है यूपीएससी, वो भी हिंदी माध्यम। तो हिंदी माध्यम में हम लोगों ने चर्चा के विषय में हमने सबसे पहले यूपीएससी का विकास देखा, यूपीएससी की स्थिति देखी, यूपीएससी किस प्रकार भारत में आया, किस प्रकार भारत में केंद्र बने, उसकी स्थापना हुई और स्वतंत्रता के पश्चात कैसे उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक निकाय मिला, किस प्रकार उसको संविधान में प्रावधान किए गए और यूपीएससी जो है वो है क्या, किन लोगों को चुनती है, किस प्रकार से काम करती है और यूपीएससी में यदि चयन लेना है तो उसकी चयन प्रक्रिया क्या है, कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन से विषय आते हैं, कितने कितने नंबर का पेपर होता है और स्ट्रेटजी हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि हमें कितने नंबर अचीव करने हैं। इसी के साथ हमने देखा था कि कितने रैंक तक कैटेगरी वाइज हमने बताया था, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सभी को, कि कितने नंबर लाने पर हमें कौन सा पोस्ट मिल सकता है। इस पर हम चर्चा कर चुके थे। इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका यूपीएससी का जीएस फाउंडेशन बैच है ये बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है। तो आज हमारी पहली क्लास है एक प्रकार से इंट्रोडक्शन के बाद विषय के रूप में, और वैसे दूसरी क्लास है एक इंट्रोडक्शन और ये पहली क्लास। हम लोग जीएस फर्स्ट की, जो जीएस प्रथम है, जीएस फर्स्ट, उसकी चर्चा करने वाले हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री की, इतिहास। तो हम लोग हिस्ट्री से शुरू करने वाले हैं। इतिहास में हमने बताया था कि कितने पहलू इसमें शामिल होने वाले हैं यूपीएससी में। तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके साथ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके साथ आर्ट एंड कल्चर, इसको भी हमें देखना है। ठीक है, तो इतिहास के हमें इतने पहलुओं पे चर्चा करनी। जीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें एक हिस्सा इतिहास का है, भूगोल का है और इंडियन सोसाइटी का है। ठीक है, तो बाकी विषय हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इतिहास की चर्चा करनी है। तो इतिहास की चर्चा के विषय में अगर हम लोग आगे बात करें तो हमें एंशिएंट यानी कि प्राचीन इतिहास देखना है, मिडवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास देखना है, मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास देखना है, वर्ल्ड यानी कि विश्व इतिहास देखना है और आर्ट एंड कल्चर का मतलब हमें, आर्ट एंड कल्चर का अर्थ है हमें कला एवं संस्कृति को देखना है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, चलो पहले मैं लिख देता हूँ। प्राचीन इतिहास, ये मध्यकालीन इतिहास, ये है आधुनिक इतिहास, ये है विश्व इतिहास और ये है आपका कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो हमें इतने विषय पर चर्चा करें। देखो हिंदी माध्यम हमारा जरूर है, लेकिन हमें एकदम ऐसी हिंदी नहीं आ जानी है, हमें इंग्लिश में नफरत नहीं करनी है। थोड़ा बहुत इंग्लिश टर्म का यूज होगा, एकदम बेसिक यूज करेंगे इंग्लिश का, और जो कि बोलचाल की आम भाषा में प्रयोग की जाती है तो उसे भी हमें समझ के चलना होगा। ठीक है, हिंदी माध्यम का मतलब एकदम नहीं होगा कि आप एकदम शुद्ध हिंदी में बात करेंगे, पता चले समझ में ही नहीं आ रहा। तो कई बार ऐसा होता है कि पता चले आपका हिंदी माध्यम इंटरव्यू में आप बैठे हैं, बोर्ड के जो मेंबर होते हैं अक्सर इंग्लिश माध्यम वाले होते हैं, हिंदी उन्हें आती है लेकिन इतनी नहीं आती कि बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू तो होना ही है। यूपीएससी के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुन के भेजे गए, मामूली बात तो है नहीं। कई बार आपसे बात की गई तो इतनी हिंदी बोल देते हैं लोग, इतनी हिंदी बोल देते हैं कि समझ में नहीं आता, तो कहते हैं ठीक है और बताओ, इस प्रकार से आगे बात बढ़ती है। तो थोड़ा इंग्लिश में नफरत नहीं करनी है, कहने का अर्थ ये है हिंदी माध्यम है, इंग्लिश नफरत नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले, छोटा सा विषय है ये, आपका प्री का नहीं है, मेंस का टॉपिक है, विश्व इतिहास पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्या पे चर्चा करने वाले हैं? विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास पे अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेंगे। अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम इसमें दिखा दें आपको, लेकिन हाँ मैं जल्दी ही एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, उस पर चीज़ें डालता रहूँगा। तो आप जो भी लोग वहाँ से जुड़ जाएँ, अभी तो नहीं बना है, कर आज मैं बना लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा। अभी रात के शायद 1:30-2 बज रहे हैं, तो और दिन में बड़ी शोर शराबा रहता है तो इस वजह से रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती दिन में, तो रात में इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मैं कल प्रयास करूँगा कि मैं टेलीग्राम का एक चैनल बना दूँ और वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जो भी मैं यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ वहाँ पे डालना होगा, तो मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप लोग वहाँ से उसको ले सकते हैं। ठीक है, विश्व इतिहास के संबंध में, विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको मैं सबसे पहले देखना।
कई इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, सिनेरियो रहता है एक प्रकार का लोगों के मन में कि विश्व इतिहास हमें क्यों पढ़ना है, प्रीलिम्स में है नहीं, केवल मेंस में है, क्वेश्चन 2 आते हैं उसके, 1 या 2 या तो बहुत हद होगा तो 3, कभी वैसे पिछले साल तो 1 भी नहीं आया वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो विश्व इतिहास पर हमें इतना समय खर्च क्यों करना चाहिए, विश्व इतिहास पे क्यों खर्च करना चाहिए हमें समय, विश्व इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। अभी हमने पिछली क्लास में कहा था कि स्मार्ट स्टडी हमें करनी चाहिए, स्टडी नहीं करनी चाहिए, जो नहीं आते उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है मित्रों। कारण है उसका, कारण क्या है उसका? सबसे बड़ा कारण यह है कि जब तक आप विश्व इतिहास को नहीं जानेंगे, आप केवल अगर मॉडर्न हिस्ट्री या मिडवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री या भारत के विषय में पढ़ेंगे तो आपको ये पता बिल्कुल नहीं होगा कि विश्व में क्या चल रहा है। यदि आप विश्व को जान लेते हैं फिर भारत को पढ़ते हैं तो आपको सब पता है कि जब यहाँ पे ये सब चल रहा है तो वहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर विश्व युद्ध चल रहा है तो विश्व में विश्व युद्ध चल रहा है पूरा, तो भारत में क्या चल रहा है। जब वहाँ पे नेपोलियन शासन कर रहा है तो यहाँ किस प्रकार मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से चर्चा चल रही है, और टीपू सुल्तान की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हत्या क्यों की जाती है, जबकि मारा नहीं जा रहा था उसको। भारत में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, तो आप चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएंगे। जब विश्व के संबंध में हम जब विश्व संबंध यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ेंगे वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगा, हर एक विषय में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री हेल्प करेगा। इसलिए हमने सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री को ही चुना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस पे चर्चा करते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है विश्व में 18वीं सदी तथा उसके बाद की प्रमुख घटनाएं, उसके बाद की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, फिर हमें देखना है औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति पे चर्चा करेंगे हम लोग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दोनों विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व युद्धों पर चर्चा करेंगे, दोनों विश्व युद्ध। ठीक है, अगले हम लोग चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय राज्यों का पुनः सीमांकन। ठीक है, राष्ट्रीय राज्यों का पुनः सीमांकन, और स्पेशली हमें देखना है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ और इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इन दोनों एकीकरणों में किसकी क्या भूमिका रही, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमें देखने हैं उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इसको हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब उपनिवेशवाद पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे कैसे कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण से प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है, डायरेक्ट कंट्रोल से इनडायरेक्ट कंट्रोल से डायरेक्ट कंट्रोल पे कैसे बढ़ा जा रहा है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आएगा नव उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म। देन फिर हम लोग देखेंगे वी औपनिवेशीकरण, वी औपनिवेशीकरण, इसको कहते हैं डी कोलोनलाइजेशन, डी कोलोनियलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ विचारधाराओं पे, जैसे प्रमुख विचारधाराएं, प्रमुख विचारधाराएं। और ये प्रमुख विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, जैसे साम्यवादी विचारधारा, इसके संबंध में रूस, चाइना, इन सब पे हम चर्चा करेंगे, भारत में कैसे कम्युनिस्ट पार्टी जो सब कैसे आया। पूंजीवादी विचारधारा पे चर्चा करेंगे, समाजवादी विचारधारा पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी विचारधाराएं हैं, पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी। ठीक, इतना हो गया। लास्ट आपका जो टॉपिक है इसको हम कहते हैं उपनिवेश समाप्ति
उपनिवेश समाप्ति एवं उपनिवेश समाप्ति एवं इसका प्रभाव विश्व के संदर्भ में भी देखना है और भारत के संदर्भ में देखना है। बस ये आपका सिलेबस है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का इतनी ही टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है विश्व में 18वीं सदी तथा उसके बाद की प्रमुख घटनाएं। तो विश्व में 18वीं सदी में क्या हुआ और उसके बाद जो प्रमुख घटनाएं हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ी। औद्योगिक क्रांति है, अमेरिकी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है, नेपोलियन का उद्भव है, नेपोलियन का पतन है, पेरिस की क्रांति है, पेरिस शांति सम्मेलन, वियना कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की भूमिका क्या थी, किस प्रकार यूरोप में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए व्यवस्था लाई गई, लेकिन वो समाप्त हो गई, वियना कॉन्फ्रेंस चल ही नहीं पाया। फिर दोबारा से प्रयास किया जाता है कि कैसे भी करके मामला सेट हो, लेकिन जर्मनी के साथ वहाँ पे गलत किया जाता है और जर्मनी के साथ गलत हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ कि नाजीवाद का जन्म हुआ और नाजीवाद को ये तानाशाही को जन्म दिया और वहाँ पे हिटलर का कैसे उद्भव होता है। हिटलर का उद्भव होगा तो हिटलर किस प्रकार से अपनी जनता को अपनी ओर झुका लेता है और किस प्रकार से सारी चीज़ों को एकदम सेट करके पूरी तानाशाही को कंप्लीट कर देता है और अनिवार्य सैनिक व्यवस्था को कंप्लीट करता है। अनिवार्य सैनिक व्यवस्था का मतलब है हर घर से सैनिक होगा ही होगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध आता है तो वहाँ पे खाने के लाले पड़ जाते हैं, तब वो रूस से समझौता करता है और कहता है कि आप मुझे अनाज दो, मैं सैनिक व्यवस्था लेकर पूरे विश्व पे कब्जा करूंगा। और हिटलर का ये बड़ा सपना किस प्रकार से चकनाचूर होता है, किस प्रकार से आगे बढ़ता है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में इसको भी चर्चा करेंगे। तो अब सोच के देखो, यूपीएससी में एक बहुत खतरनाक चीज़ है कि अभी जैसे पहला टॉपिक है विश्व में 18वीं सदी तथा उसके बाद की प्रमुख घटनाएं, डायरेक्ट दे देता तो जैसे ये है, डायरेक्ट पढ़ाया जा सकता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। अब ये पहला ही टॉपिक इतना बड़ा दे दिया कि आपको 18वीं सदी उसके बाद की घटनाओं के लिए आपको पूरी कहानी जाननी पड़ेगी कि आखिर विश्व में चल क्या रहा है, किस प्रकार का प्रबोधन एनलाइटमेंट हो रहा है यूरोप में, पुनः जाकर रेनेसां यूरोप, किस प्रकार से अरब जो शक्तियाँ हैं वो किस प्रकार ईसाइयत पर हावी होती हैं और किस प्रकार रोमन साम्राज्य के दो टुकड़े हो जाते हैं और जैसे ही रोमन साम्राज्य के दो टुकड़े होते हैं तो पश्चिमी क्षेत्र के लोग किस प्रकार मजबूर हो जाते हैं समुद्र में उतरने पर। इन सब पे चर्चा करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा विषय आता है औद्योगिक क्रांति। क्या है औद्योगिक क्रांति? क्या उद्योगों की क्रांति है, उद्योगों को स्थापित किया गया, व्यापारियों को स्थापित किया गया? अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। औद्योगिक क्रांति में बहुत दर्द छुपा हुआ है, एक बहुत बड़ी दुख भरी दास्तान है औद्योगिक क्रांति। अफ्रीका से ज़बरदस्ती पकड़कर जो लोग हैं उनको लाया जा रहा है, दास बनाया जा रहा है, मजदूरी करवाई जा रही है ज़बरदस्ती बंद कर करके। यूरोप के किसान, जैसे भारत में अब नील की खेती हुई, ये सब हुई, तो आप कहते हैं कि अंग्रेज इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं कि भारतीय किसानों पर इतना अत्याचार, इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? उनकी प्रवृत्ति ऐसी है। उन्होंने अपने देश में भी यही किया, अपने देश के लोगों को नहीं छोड़ा उन्होंने। यूरोप के किसानों को ज़बरदस्ती मार मार कर शहर बुलाया जाता है, वो बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और वहाँ पे क्योंकि जगह नहीं है उनके पास। किसानों को कैसे मजदूर बनाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि जब वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ, मशीनों का विकास हुआ, कंपनी चले कैसे? और जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, तो यूरोपीय कंपनियों ने इतना धुआं उगला कि उसकी सज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं। और उसको हम किस रूप में देखते हैं? ओजोन परत छिद्र के रूप में। तो पर्यावरण में हम यहाँ से लिंक करके पढ़ना है। तो जब हम इंटरलिंक विषयों को नहीं कर सकते तब तक हमारी बुद्धि प्रबोधित नहीं होगी, खुलेगी नहीं। और बुद्धि अगर खुली नहीं तो फिर यूपीएससी पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं। शिक्षा का अर्थ आज के टाइम पे भले ही नौकरी हो गया हो, स्वार्थ तो है दिखता ही है, लेकिन स्वार्थ के साथ साथ मस्तिष्क को संकीर्ण न होकर व्यापक रूप में समझने के लिए तैयार करना ही शिक्षा कहलाती है। मेरा मानना तो यही है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यापक स्तर पे सोचने की क्षमता आ जाए। कोई धर्मगुरु आपको बेवकूफ़ ना बना सके, कोई व्यक्ति आपको उल्लू ना बना सके। आप पर सोचने समझने की क्षमता, इतिहास से सीखने की क्षमता, इन सब से सीखने की क्षमता। तो खैर बहुत लंबी विचारधारा, बहुत लंबी बातचीत, हम लोग लंबे समय तक जुड़े रहने वाले हैं, धीरे धीरे बातचीत करेंगे हर प्रकार से, निश्चिंत रहें इस प्रकार से। औद्योगिक क्रांति के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हम देखेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय राज्यों का पुनः सीमांकन, के जर्मनी के क्षेत्रों को छीन कर ऑस्ट्रिया कहीं से कहीं से सबको दिया जा रहा है। बुर्बो राजवंश का कैसे समापन होता है, किस प्रकार नेपोलियन अपनी सत्ता स्थापित करता है, अपनी विश्व विजय यात्रा पर निकलता है। और जब लोगों को एकदम ज़रूरत होती है, मारण पीट की हालत में आते हैं, तो लोग नेपोलियन चिल्लाने लगते हैं। किस प्रकार से नेपोलियन वापस आता है और अपने फ्रांस का एकीकरण करता है। फ्रांस में किस प्रकार से क्रांति होती है। और क्रांति के पश्चात स्थिति ये आती है कि ब्रिटेन उसमें सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा उपनिवेश उसी के पास, उपनिवेश का मतलब जो देश को गुलाम बनाया है। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, वही है उपनिवेशवाद, ठीक है, उसको भी चर्चा करेंगे।
तो कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय राज्यों का सीमांकन, तो जर्मनी ने अपना एकीकरण कैसे पूरा किया, इटली ने अपना एकीकरण कैसे पूरा किया, इटली से और जर्मनी से हम लोग चर्चा करने वाले बहुत अच्छे से, ठीक है। किस प्रकार बिस्मार्क जर्मनी में एक बहुत बेहतरीन डिप्लोमेट तैयार होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, और किस प्रकार विश्व में संधियाँ कर करके, तो गुप्त संधियों का जनक भी कहा जाता है इसे, किस प्रकार संधियाँ करके विश्व को शांत करता है, किस प्रकार से चर्चाएँ होती हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। उपनिवेशवाद कि ब्रिटेन ने कैसे अमेरिका को गुलाम बनाया, भारत को गुलाम बनाया, जिसको हम गुलाम बनाना कहते हैं उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। मात्र देशों की आवश्यकताओं की किस प्रकार से पूर्ति की गई, इन सब पे चर्चा करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। चर्चा करेंगे धीरे धीरे। नव उपनिवेशवाद क्या है, किस प्रकार से उपनिवेशवाद, पहले तो ये व्यापार करने आए थे, फिर आखिर ये शासन में क्यों घुस गए, भारत में शासन व्यवस्था राजनीतिक पकड़ क्यों बनाई इन्होंने, ये तो आर्थिक पकड़ के लिए आए थे ना, इस पर भी चर्चा करेंगे। बी औपनिवेशीकरण, और किस प्रकार जब राष्ट्रीय चेतना का उद्भव होता है लोगों में, लोग अपना देश को प्रेम करने लगते हैं, लोग अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। फांसी का फंदा भगत सिंह जैसे लोगों को हार लग रहा था, माला फूलों के हार लग रहा था। ये जब राष्ट्रीय चेतना का उद्भव हुआ, लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होकर किस प्रकार से आंदोलन छेड़ते हैं। महात्मा गांधी और अन्य जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वो किस प्रकार एक होते हैं और किस प्रकार अंग्रेजों को ज़बरदस्ती यहाँ से छोड़कर भागना पड़ता है, तो वो भी औपनिवेशीकरण पर चर्चा करेंगे। प्रमुख विचारधाराएं कैसे भारत में डेवलप हुई, समाजवाद कैसे आया, साम्यवाद कैसे आया, पूंजीवाद कैसे आया, इन सब विचारधाराओं पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे यूरोप से भारत की ओर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और जब भारत के लोग ये सब देख रहे हैं तो भारत के लोग कह रहे हैं अरे हमारा सबसे विश्व में सबसे पुराना दर्शन भारत का ही है। और अमेरिका, ये जो इंग्लैंड के लोग हैं, ब्रिटेन के लोग हैं, ये लोग जब भारत में आए तो ये कह रहे हैं कि हम जब आए तो हम लिखेंगे कि इतिहास किसने लिखा, जो हम पढ़ रहे हैं लिखा किसने, अंग्रेजों ने लिखा। तो जब से वो आए तो उसको हम क्या कहते हैं, आधुनिक कालीन इतिहास, कि हमने आपको आधुनिकता से परिचय कराया। अरे भाई, भारत के अगर धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाए तो हम लोग आधुनिकता से बहुत पहले परिचित थे। उनके यहाँ जो पहला दार्शनिक आया वो थेल्स को माना जाता है, जो थेल्स भी कई जगह पे मिलता है। उनका पहला दार्शनिक उसे माना जाता है जो कि अभी 16वीं शताब्दी में आया, 15वीं 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में देखने को मिला। उसने बताया कि जल प्रमुख सत्ता है, ये सब वगैरह। हमारे यहाँ कब से डेट भी नहीं मिलती, कब हमारे यहाँ वेदों की रचना हो चुकी है, उपनिषदों की रचना हो चुकी है, शास्त्रों पुराणों की रचना हो चुकी है, और आरण्यक ग्रंथों की रचना हो चुकी है। इन सब की रचनाएँ हो चुकी हैं। किस प्रकार हमारे यहाँ दर्शन, पंथ, ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इनको परिचित कौन कराए, अवगत कौन कराए। भारतीय संस्कृति को कहा जाता है कि मिक्स्ड कल्चर है। अमेरिका की संस्कृति को वर्ल्ड सैलड कल्चर कहा जाता है, वर्ल्ड सैलड कल्चर। एंड दैट्स यूरोप में इतने सारे जो कल्चर्स हैं, पद्धतियां हैं, संस्कृतियां हैं, वो किस प्रकार विकसित हुई और भारत को संस्कृति प्रधान देश कैसे बनने का मौका मिला, उन सब पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कई प्रकार सोचने की बातें हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। फिर उपनिवेश समाप्ति कैसे हुई, स्वतंत्र कैसे हुआ और उसका इफेक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा, तो हमें इतनी बातों पे चर्चा करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेना, कॉपी लेके लिखना। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि जब भी आप क्लास लें, एक कॉपी पेन लेके बैठें। यहाँ पे हम चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि हर चीज़ लिखना संभव नहीं होता। मैं बोल के लिखाऊंगा आपको, यहीं पे नोट्स कंप्लीट कराऊंगा, नोट्स तैयार कराऊंगा, और नोट्स आप लोग बनाकर कंप्लीट रखिए। और आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, अभी लोड मुझ पर छोड़ दो। जब धीरे धीरे आपका एक आध विषय कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तब आप उस स्तर पे जुड़ पाएंगे जिस स्तर पे सोचने की आवश्यकता है। अभी शुरुआती दौर में आप इतना सोचो कि कोई दिक्कत नहीं है, बस पहले मन बनाना होता है। यूपीएससी का आधा सिलेक्शन तभी हो जाता है जब आप मन बना लेते कि हाँ करना तो यही है, चाहे कुछ हो जाए। जब समर्पित होकर आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो प्राप्त नहीं होती, बस मेहनत करने की आवश्यकता है। इसलिए तुमने देखा होगा कि लोगों में बनाने वाला हूँ तो परसेवरेंस, परसिस्टेंस एंड पेशेंस, लगन, धैर्य और जो निर्भरता की चेतना है, ये कैसे बनाई जाए। यूपीएससी कोई शॉर्ट रेस नहीं है, 100 मीटर 200 मीटर, ये बड़ी लंबी लड़ाई है। साल 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी आपको, और 2 साल तक पेशेंस बना के रखना, क्योंकि आसपास के लोगों का सिलेक्शन होगा, ये होगा वो होगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी समस्या की बात आती है। तो खैर इस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पे हमें लगता है कि हमें पहले पे चर्चा कर देनी चाहिए शुरू। आप इसको लिख लेना अच्छे से, और जब भी आप क्लास में आए तो एक कॉपी ज़रूर लेके आएँ पढ़ने बैठे जब। और साउंड के बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप लोग क्या करें, ईयरफोन या जो एयरपॉड होते हैं या जो ब्लूटूथ वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं उसका प्रयोग करें। तो क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, आसपास की चीज़ें आपको परेशान नहीं कर पाती, आवाज़ आपको परेशान नहीं कर पाती, ठीक है। खैर पहला टॉपिक है विश्व में 18वीं सदी तथा उसके बाद की प्रमुख घटनाएं, इस पे हमें चर्चा करनी है।
अब 18वीं सदी उसके बाद की प्रमुख घटनाएं देखनी है। 18वीं सदी का मतलब है 1701 के बाद, 1700 के बाद। अब 18वीं सदी तथा उसके बाद की अगर घटनाओं पर चर्चा करेंगे तो यूरोप में हमें चर्चा करनी है, यूरोपीय में। और जब यूरोप में हम चर्चा करेंगे, विश्व इतिहास के संबंध में पढ़ रहे हैं इस वजह से, तो हमें पहले उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। बैकग्राउंड बहुत आवश्यक है और बिना बैकग्राउंड के चीज़ें संभव है ही नहीं। तो बैकग्राउंड में अभी थोड़ा सा आप देखो कि किस प्रकार से क्या हुआ। तो पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे नक्शा बनाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप चीज़ों को समझ पाएँ। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। दिस इज साउथ अमेरिका। दिस इज यूरोप एंड एशिया। तो इसको मिला के हम लोग यूरेशिया भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस प्रकार से ऐसा कह देते हैं। चलो इसको मान लेते हैं, ये है यूरोप और ये है एशिया। अब ये मोटे मोटे तौर पे बनाया मैंने, परेशान होने की बात नहीं है। इधर हम लोग देखें तो इधर पे क्या है पूरा, तो यहाँ पे जापान आपन यहीं पे लगे हुए, इंडोनेशिया, सुमात्रा, ये सब मलेशिया वगैरह देश हैं। ये आप इंडिया देख ही सकते हैं। ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, इस प्रकार से। अफ्रीका महाद्वीप। और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। क्योंकि दुनिया गोल है, हम लोगों ने नक्शे को अगर इसको पृथ्वी पर देखा जाए तो इसको इस प्रकार से लगाएंगे ना गोल, तो ये वाला हिस्सा इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। अगर हमने ऐसा खोल दिया, जैसे मान लो ये है, हमने पृथ्वी पर लगा दिया, अगर हम इसको ऐसे नक्शे को खोल दें तो ये हिस्सा इससे होगा ना, तो ये प्रशांत महासागर है, तो ये प्रशांत महासागर है। आप इस प्रकार समझ सकते हैं। ये है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इधर देख रहे हैं, ये है आपका हिंद महासागर, इंडस ओशियन, ठीक है। ऊपर आर्कटिक महासागर है, उसमें नीचे अंटार्कटिका है, उस पर चर्चा भी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप महाद्वीपों के संबंध में चर्चा करते हैं हम लोग, उसको देखो थोड़ा सा। ये है अरब देश, ठीक है, ये वाले, ये मध्य एशिया का क्षेत्र है। और यहाँ पे मान लेते हैं ये है सऊदी अरब, ठीक है। अभी फिक्शनल है, वो समझने का प्रयास करो, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। तो मध्य एशिया में सऊदी अरब में एक धर्म जन्म लेता है जिसका नाम है इस्लाम का उदय, इस्लाम, ठीक है। 622 ईस्वी में इस्लाम की स्थापना की जाती है पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा। और 622 ईस्वी के बाद 634 ईस्वी तक इन्होंने 22 से लेके 34 ईस्वी तक अपना सिस्टम देखा, सारा चीज़ें अपना प्रचार किया, सारी चीज़ें की, ठीक है। तो 622 से 632 तक जो क्षेत्र है वो यहाँ से मक्का से लेके मदीना तक की उन्होंने यात्रा की थी। 622 से 632 तक, 22 से 32, 10 साल मक्का से मदीना तक की यात्रा की। इसी को हज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हज कहा जाता है। थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इस्लाम की अगर बात की जाए तो इस्लाम का जो सेक्ट है, इस्लाम जो पंथ है, वो निकला हुआ है आपका किससे, ईसाइयत और यहूदी धर्म से, ठीक है। जैसे यहूदी धर्म में अब्राहिम थे, ईसाई धर्म में ईसा मसीह थे, उसी प्रकार से आपके इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब थे, ठीक है। देखना चाहो यहाँ पे देख लो। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं इस्लाम का उदय। इस्लाम के उदय में हमें देखना यह है कि जब इस्लाम बना उसके पहले हमने बताया था कि 3 पंथ थे, ठीक है। एक था यहूदी पंथ, एक था जिसको हम लोग कह रहे हैं ईसाई पंथ, ईसाई सेक्ट, यहूदी सेक्ट एंड इस्लाम सेक्ट। इस्लाम पंथ, ठीक है।
इस यहूदी पंथ की बात की तो इसकी शुरुआत किसने की थी? अब्राहम नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने की थी। ईसाई पंथ की शुरुआत की जाए तो ईसा मसीह ने की थी, ठीक है। और इस्लाम की शुरुआत की थी पैगंबर मोहम्मद ने। पैगंबर मोहम्मद द्वारा, ठीक है। इस्लाम की स्थापना कब की जाती है? 622 ईस्वी में इस्लाम की स्थापना हुई। अब समझने की बात है, थोड़ा सा समझो अच्छे से। हुआ क्या कि पहले मध्य एशिया में देखो है क्या, सऊदी अरब साइड में क्या रेत ही रेत है पूरी, ठीक है। तो ये सब कबीलों में रहने वाले लोग थे, ठीक है, कबीलों में रहा करते थे। और बेदुइन जनजाति के लोग थे। कौन से थे? तो जो मोहम्मद साहब थे ये कबीलाई समाज के थे, व्यक्ति थे, कबीले में रहा करते थे स्थान, और बेदुइन जनजाति के थे, बेदुइन जनजाति, ठीक है, बेदुइन जनजाति के थे। इन्होंने क्या किया कि देखा कि पूरे यूरोप में ईसाइयत का इतना प्रभाव था कि ईसाइयों के धर्म कोड चलते थे। ईसाई जो पादरी होता था, जिसको हम लोग फादर कहते हैं, ईसाई चर्च के फादर जो होते हैं, उनके द्वारा कही गई लकीर ईश्वर के समान थी। और धीरे धीरे जब यूरोप में जो साइंटिस्ट हो रहे थे, यूरोप में जो लोग पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तैयारी कर रहे थे, जो भी आगे चल के सीख रहे थे, समझ रहे थे चीज़ों को, उन पे दबाव डाला जा रहा था ईसाइयत के द्वारा कि जो बाइबल में लिखा हुआ है उसको साबित करो, और बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको साबित करना ही पड़ेगा, और पूरे विश्व में कहो कि हमारी बातें सही हैं, बाकी सारे धर्म बेकार हैं। जब इस प्रकार की चर्चा चलने लगी, जब इस प्रकार का सामने बहुत सारी चीज़ें आईं, तब समझ में नहीं आ रहा था कि लोग करें क्या। वरना आप लोग देखो थोड़ा सा, जैसे अगर हम लोग चर्चा करें तो न्यूटन है, जैसे न्यूटन है, और भी बहुत सारे कितने साइंटिस्टों का नाम लें, क्या कॉपरनिकस हैं, कैप्लर हैं, सब ये सब लोग इसलिए साइंटिस्ट बने, इनको इसलिए चर्च द्वारा फंडिंग दी गई, पैसा दिया गया कि आप चर्च की बातों को सिद्ध करो। लेकिन सीधी सी बात है कि वैज्ञानिक तर्क के आधार पे प्रयोग करेगा, परीक्षण करेगा, उसके बाद निष्कर्ष निकालेगा। और जब उन लोगों ने निष्कर्ष निकाले तो निष्कर्ष आंखें खोलने वाले थे, चौंकाने वाले थे, क्योंकि ईसाइयत की बातें गलत साबित होने लगी थी। कई मामलों में जब गलत साबित हुई, बताया ईसाई धर्म में कुछ और जा रहा था, कुरान में, उसमें बाइबल में कुछ और लिखा है। वो लोग बाइबल को यह मानते हैं कि बाइबल ईश्वर के द्वारा लिखी गई किताब है, इसे और कोई लिख ही नहीं सकता, और उसमें जो लिखा है हर एक चीज़ सत्य है, और इसको साइंस से कंप्लीट करो। और न्यूटन ने इतनी किताबें लिखी, हमको एक ही केवल क्यों मिली? प्रिंसिपिया। बाकी सारी पुस्तकें जला दी गई न्यूटन को उसके घर के साथ जला दिया गया। मतलब न्यूटन जैसे महान व्यक्ति को, न्यूटन इतना बड़ा महान साइंटिस्ट था जो हमें इतने सारे सिद्धांत दे गया, वो सारी चीज़ें उसकी जला दी गई, उसको जला दिया गया केवल इस बात की वजह से क्योंकि उसने झूठ बोलने से मना कर दिया था। अब वास्तविकता में अगर देखा जाए, सोच के देखो, जब न्यूटन बताया जाता है कि पेड़ के नीचे लेटा था, फल नीचे गिरा, तो न्यूटन को दिमाग में आया ऐसा वैसा। तो जब उसने फादर से पूछा कि जब पता चला सेब गिरा, तो नीचे ही क्यों गिरा? न्यूटन ने कहा फादर से कि भाई फादर, नीचे क्यों गिरा ये? जब ये देख रहा है कि मैं नीचे लेटा हूँ तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे ही क्यों आया? तो फादर ने कितना रोचक जवाब दिया चर्च में, बोले पागल, ईश्वर के द्वारा फल दिया जाता है, पागल हो तुम तो। फल लगे, ऊपर लगे, देखो अब खाने वाले नीचे हैं तो क्या ऊपर ईश्वर ले लेगा क्या? इसलिए तो नीचे फेंका। तुम पता नहीं, हर बात को धर्म से जोड़ा जा रहा था। जो आदमी धर्म की बातों को नहीं मानता था उनको फांसी दे देना, ये कर देना, वो कर देना। बहुत बुरी स्थिति दयनीय थी यूरोप में। पूरे यूरोप में ईसाइयत फैली हुई थी, और ईसाइयत इतने जोरों पर था, ईसाई चर्च का इतना प्रभाव था, चर्च का इतना प्रभाव होता था कि वो ईश्वर के समान माने जाते थे। और ऐसी स्थिति में मध्य एशिया में मोहम्मद साहब के द्वारा, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा शुरुआत की जाती है इस्लाम की। पैगंबर मोहम्मद साहब की अगर जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस्लाम में उसकी हम बात करेंगे। अभी हम विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मध्य एशिया में बताया जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब शुरुआती दौर में कबीलाई जनजाति के थे, और एक गुफा थी जिसका नाम था हिरा नामक गुफा। उस गुफा में रहते थे वो, मतलब वहीं पे जाके बैठते थे, अपना गप सलाका जो भी होता था वहीं पे बैठ के आराम से अपनी बात करते थे प्रॉफेट मोहम्मद। और अंतर ध्यान बहुत से लोग मानते कि उस तपस्या, तो मतलब तपस्या टाइप की करते थे, वहाँ पर तपस्या करते थे एक प्रकार से। वहाँ पे बैठ के उनका ये सब चल रहा था। बताया जाता है कि अचानक रोशनी हुई, एक देवदूत आया, ईश्वर का दूत, जिसको फरिश्ता कहा जाता है। एक फरिश्ता आया, इसका नाम था ग्रैबियल, कई जगह गैब्रियल भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। तो ग्रैबियल नाम के देवदूत ने कुरान, जो कि अरबी भाषा में लिखी थी, वो मोहम्मद साहब को संप्रेषित की, मतलब सौंप दी, और कहा कि इस विश्व का कल्याण करो। ये कुरान में लिखा हुआ है, कहानी वहीं से ली गई है।
और मोहम्मद साहब ने कहा ठीक है ओके, उन्होंने ऐसे लगाया माथे से और बाहर निकले, प्रचार के लिए निकले। लोगों ने उनका विरोध किया, कहीं ने पत्थर मारे, ऐसा किया वैसा किया, फिर उनकी बहुत सारी घटनाएं हुई। तो हम चर्चा करेंगे उसके संबंध में अच्छे स्तर पर, जब हम इस्लाम का उद्भव देखेंगे तब। अभी हम देख रहे हैं कि इस्लाम का उदय के बाद किस प्रकार से यूरोप में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वहाँ पे कबीलाई समाज था, अब मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं काहे कि मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि ये जो धर्म है वो शोषण का तरीका है, ईसाइयत शोषण कर रही है लोगों का, यूरोप के लोगों का शोषण हो रहा है, और इस वजह से एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही राष्ट्र होना चाहिए, एक ही ग्रंथ होना चाहिए और एक ही लोग होने चाहिए, एक ही मानव को बराबर मानना चाहिए। सबने कहा यार बात तो अच्छी कर रहे हैं, मामला तो ठीक है यहाँ पे। तो कबीलाई समाज में उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को जोड़ना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे इतनी कृषि तो हो नहीं सकती, क्योंकि सऊदी अरब में आप आज के टाइम पे देखें, अब जब तेल के कुएँ निकल आए, अगर तेल के कुएँ ना होते तो सोचो कितने अरब की कितनी बुरी स्थिति थी, कृषि होनी नहीं है। जैसे भारत में तो कहते हैं ना कि हम शाकाहारी मांसाहारी, वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कृषि नहीं होती, शाकाहारी होने का स्कोप ही नहीं है, आपको मांसाहारी होना ही पड़ेगा, अन्यथा मर जाएंगे आप। सोचने वाली बातें हैं थोड़ी सी। तो पहनावा, जैसे आज के टाइम पे लोग कहते हैं कि बुर्का पहनना चाहिए महिलाओं को, ऐसा वैसा, भारत में क्यों पहनना चाहिए? वहाँ पे रेत है, इतनी धूल उड़ती है, इसलिए वहाँ पे महिलाओं के लिए कहा गया यदि पर्दा हुआ तो पुरुष भी पर्दा करते हैं। पूरा देखा है शेख जो होते हैं पूरा वो गाउन ऊपर से नीचे तक वाइट पहनते हैं और वैसा ढक भी लेते हैं। तो यदि कोई कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर अपनी आँखों और स्किन को धूप से बचाया जा सकता है तो ये अच्छी बात है। भारत में आवश्यकता नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। खैर, तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति की वेशभूषा, खान पान, हम लोग कहते हैं कि हम तय करते हैं, नहीं करते थे, हम लोग नहीं करते, परिस्थितियाँ तय करती हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, किस प्रकार से जिएंगे, कितना जिएंगे, हमारा रंग कैसा होगा, क्या क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जम्मू कश्मीर चले जाओ ऊपर, तो क्या होगा, गोरे लोग मिलेंगे एकदम, है ना, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, सूरज निकलता नहीं ज़्यादा, बर्फ़ गिरती रहती है। वहीं पर साउथ में चलो केरल साइड, थोड़ा सा रंग डार्क मिलेगा। कारण क्या है, समझ पा रहे हो, तापमान। जम्मू कश्मीर साइड चले जाओ और ऊपर चले जाओ, रूस साइड, साइबेरिया साइड चले जाओ, तो मैंने देखा होगा कि वहाँ पे पूरा मतलब सर्दियों से बचने के लिए बराबर पूरा गाउन टाइप का बहुत बड़े कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा कश्मीरियों को। वहीं पे साउथ में चले जाओ वो लुंगी पहनते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है, क्या करें वो सारी चीज़। तो परिस्थितियाँ डिपेंड करती है कि हम लोग क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या खाएँगे, क्या पिएंगे, सारी चीज़ें। अच्छी बात है कि भारत में पैदा हो गए, सारी ऋतुएँ स्पष्ट होती हैं। रूस में चले जाओ वर्ष भर सर्दी रहती है। तुमने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, रूस के लोग जब यहाँ आते हैं तो नॉर्मल टी शर्ट में घूमते मिल जाते हैं हम लोगों को, और हम लोग कहते हैं कि यार तो स्ट्रॉन्ग आयरन मैन है, ये तो एक टी शर्ट पहन रहा है। अरे भाई, जितनी हमारे यहाँ टोटल सर्दी पड़ रही है ना, उनके यहाँ वो गर्मी होती है, मौसम दिखता ही नहीं, बस वो उनका गर्मी, पर उसके बाद और सर्दी, माइनस होती जाओ। तो खैर, अभी इस पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो कबीलाई समाज था, मोहम्मद साहब ने उनको जोड़ना शुरू किया, जो लोग उनसे बेदुइन जनजाति के ये थे, और धीरे धीरे जब इन्होंने जितने लोग जोड़ पाए, जोड़ के इन्होंने इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के पश्चात इन्होंने देखा कि कबीलाई लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे से ही लड़े जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इनकी जो शक्ति है, इनकी जो ऊर्जा है, यदि हम इस्लाम में बदल दें, धर्म युद्ध में बदल दें, कि अगर लड़ना ही है तो आपस में क्यों लड़ रहे हो मूर्खों, इकट्ठे हो और विश्व में लड़ो, जाके लोगों से लड़ो, लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करो, अपने धर्म का प्रचार करो। पूरा विश्व बड़ी संकट में है, मुझे बताया था ईश्वर का जो फरिश्ता है उसने कहा पूरा विश्व संकट में, विश्व में जाओ, फैलाओ इस्लाम को, जो मानते हैं मनाओ, नहीं मानते ज़बरदस्ती बनाओ उनको। और ये कॉन्सेप्ट वहाँ से ये निकल के आया, इस्लाम का विस्तार हुआ। अब इस्लाम के जो लोग थे, अरबी लोग थे, कबीलाई लोग थे, वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। और जब ये बढ़े तो बढ़ने के पश्चात धीरे धीरे आगे कहाँ की ओर बढ़े, इराक और सीरिया की ओर। जब इराक और सीरिया की ओर बढ़े तो सीरिया में पहुँचे। तो ये अब सीरिया में जाकर उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो एक गवर्नर थे, उनका नाम था मुआविया। मुआविया जो थे, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में खूब धर्मयुद्ध लड़े, सब कुछ किया, इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, और इस्लाम का तेज़ी से विस्तार हो रहा था। क्यों? क्योंकि पहली बार निराकार ईश्वर की बात की, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर की केवल आस्था रखो, कर्म कांडों पर विश्वास करो, ये सारी चीज़ें करो। और ईसाइयत से ये चीज़ें एकदम नहीं थी लोगों के लिए। जो गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, जो ईसाइयत से परेशान हैं, चर्च से परेशान हैं, वो धर्म मांत्रण में मानने लगे और इस्लाम का विस्तार तेज़ी से होने लगा।
जब इस्लाम का विस्तार होने लगा, अभी यूरोप में आप देखेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा देख लो, जैसे ही मोहम्मद साहब की डेथ हुई, मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात अब इस युद्ध को भी तो जारी रखना है, इस्लाम का प्रचार प्रसार भी करना है, तो 4 सेनापति हुए मोहम्मद साहब के बाद। 4 सेनापति, एक का नाम था अबू बकर, दूसरे का नाम था उमर, तीसरे व्यक्ति का नाम था उस्मान और चौथे का नाम था अली। ठीक है, समझना अच्छे से। तो मोहम्मद साहब के बाद ये 4 सेनापति हुए। सबसे ज़्यादा इस्लाम का विस्तार हुआ उमर के टाइम पे। ठीक है, मोहम्मद साहब से भी ज़्यादा इसने प्रचार किया। इसने नया कॉन्सेप्ट लाया नॉन मुस्लिम्स के लिए, जिम्मी, सेकंड क्लास सिटीजनशिप का दर्जा, वो सब यहीं से आया। ठीक है ना। अब थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें तो जो अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली हैं, ये 4 सेनापति हुए जिन्होंने इस्लाम के लिए धर्मयुद्ध किया, जिहाद जिसको जिहाद कहते हैं, वो ये जिहाद है। इस्लाम के लिए धर्मयुद्ध मतलब जिहाद है। तो जिहाद का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया, इस व्यक्ति ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, तो अब बात ये आई कि ये 4 सेनापति हैं, इन चारों सेनापतियों द्वारा इस्लाम के लिए युद्ध किया जा रहा है। ठीक है, उमर के टाइम पे भारत पे भी आक्रमण हुआ था, शायद याद हो, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। आता है एक छोटा सा प्रांत था सिंध, और सिंध के राजा, वहाँ पे हिंदू राजा थे दाहिर, और सिंध के राजा दाहिर की हत्या कर दी जाती है, और मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो अरबी आक्रमण करता था, अरबी आक्रांता था, उसने भारत के एक छोटे से प्रांत सिंध पर अपना कब्जा कर लिया। ये आक्रमण करने में तो सफल रहा, लेकिन सत्ता स्थापित करने में असफल रहा। उसका कारण ये था कि जनता, ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू थी, और इसने जजिया नामक टैक्स लगा दिया था नॉन मुस्लिम्स के लिए, कि जो लोग इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे उनको इस्लाम राष्ट्र में सेकंड क्लास सिटीजनशिप का दर्जा दिया जाएगा, उनसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाएगा, उनसे धर्म ना मानने के लिए टैक्स लिया जाएगा। आप दाढ़ी नहीं रखते, आप नमाज नहीं पढ़ते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मस्जिद नहीं जाते, इन सब टैक्स लिया जाएगा। लोगों में एकता आई, उन्होंने कहा कि मुस्लिम तो तुम अकेले हो, तुमने थोड़े बहुत कन्वर्ट कर लिए, हम सब तो हिंदू हैं, सब इकट्ठे हुए, तो किस प्रकार से समाप्त हुए, फिर आगे चल के तुर्की आए, तो उस प्रकार से हम चर्चा भारत में करेंगे वो सारी चीज़। तो अब अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, ये तीनों को लीगल मानते थे लोग, और इन तीनों को जो मानते हैं, याद रखना, इन्हीं को खलीफा कहते हैं चारों को। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ जाए खलीफा कौन है, तो ये चारों जो हैं सेनापति, इन्हीं को खलीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खलीफा। तो खलीफा समझ में आ गया। अबू बकर, उमर और उस्मान, इन 3 लोगों को मोहम्मद साहब के साथ इन तीनों को जोड़कर जो मानते हैं वो कहलाए सुन्नी, और जो केवल अली को मानते हैं वो कहलाए शिया। अली कौन थे? अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये सब चल रहा है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लोग प्रचार करते करते मध्य एशिया से सऊदी अरब से सीरिया और इराक पर इन्होंने कब्जा किया, और सीरिया इराक पर कब्जा करने के पश्चात सीरिया के जो शासक थे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अभी, ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर बैठना है, ठीक है, सुनना है, केवल लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना। पहले सुनो अच्छे से, कहानी पूरी समझ लो कि आखिर उस समय की परिस्थिति क्या थी, तब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सीरिया के जो गवर्नर थे, उन गवर्नर का नाम था मुआविया। ठीक है, जो मुआविया थे, अब अली के पुत्र थे, ये अली जो लास्ट हैं, इनके पुत्र थे हसन, और हसन के जो पुत्र थे उनका नाम था हुसैन। हसन का पुत्र छोटा था, तो हसन ने कहा मुआविया से कि देखो, अभी इस्लाम की बागडोर और सब कुछ मैं आपको सौंप के जाता हूँ, आप ही खलीफा हैं प्रेजेंट में, और जैसे ही मेरा पुत्र बड़ा होगा आप इसको पदभार सौंप देंगे, आप इनको खलीफा बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मुआविया ने इस बात को मान लिया, और मानने के पश्चात क्या हुआ कि हसन ने मुआविया को बना दिया। अब धीरे धीरे करके कंडीशन ये आई कि मुआविया का जो पुत्र हुआ उसका नाम था यजदी। अजीब से नाम आ रहे हैं ना थोड़े से, कहाँ, क्योंकि अरबियन नेम है, इस वजह से परेशान नहीं होना है बिल्कुल। तो मुआविया के पुत्र थे यजदी, और यजदी जब धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा था, तो ये अपने पिता को देखकर और राजतंत्र को देखकर बड़ा हो रहा था। उसने कहा कि अरे हमारा ही तो पावर है पूरा, और जब उसे पता चला कि ये मेरी पावर छीनकर इनको दे दी जाएगी, तो इसने अपने पुत्र से ही बगावत कर दी। और मुआविया के मन में भी बताया जाता है कि थोड़ा सा खोट आ चुका था, और स्थिति ये हुई कि एक युद्ध लड़ा
यजदी ने मिलकर, जिसको हम लोग कहते हैं करबला का युद्ध। करबला का युद्ध, इस युद्ध में हुसैन खूब छुपे, लेकिन यजदी द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। और अब याद रखना, ये जो है मुआविया, ये तुर्की हैं। कौन है? तुर्की, ठीक है। और मोहम्मद साहब और ये सब कौन थे? अरबी थे, अरब देश थे, सऊदी अरब से, ठीक है। अब इस्लाम का स्थानांतरण देखो, इस्लाम अरब से शुरू हुआ और अरब से किस प्रकार से तुर्कियों के पास पहुंच गया, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट अगर बात की जाए तो समझने वाली बात यह है यहाँ पे थोड़ी सी, कि जो ये वाला क्षेत्र है, ये जो है बगदाद, इराक, ईरान वाला, ये सब लोग उमैया वंश, जो अरबी थे ये उमैया वंश के थे। मोहम्मद साहब बिदुइन जनजाति के हैं, लेकिन वंश कौन सा है इनका? उमैया वंश, याद रखना। इतनी बुरी राइट है, चलो अच्छे से लिखते हैं। उमैया वंश के हैं, ठीक है। तो मोहम्मद साहब अरबी ये सब क्या है, उमैया वंश के हैं। और इस्लाम परिवर्तित हो गया काय में, उमैया वंश से अब्बासी वंश के पास चला गया। तो मुआविया ये सब कौन है? अब्बासी वंश के हैं, अब्बासी वंश। तो धीरे धीरे आपने किस प्रकार से देखा कि इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट था, किस प्रकार से ईसाइयत से लोग परेशान थे पूरे यूरोप में। और उस ईसाइयत के विरोध में पहली बार क्या हुआ कि चर्च के प्रभाव को कम करने के लिए इस्लाम बढ़ा और इस्लाम के लिए धर्म युद्ध शुरू हुए, इस्लाम के लिए युद्ध शुरू हुए, जिसको हम कह सकते हैं क्या कहा गया, जिसको कहा गया जिहाद। और एक कॉन्सेप्ट आया जिम्मी, सेकंड क्लास सिटीजनशिप। और जो लोग इस्लाम को अपनाते नहीं थे तो कहा जाता है मार दिया जाता था शुरुआत के दौर में। लेकिन एक बड़े प्रांत में जब इस्लाम को अपनाने के लिए लोग मना कर रहे हैं तो क्या सभी जनता को मार दोगे? जब सभी जनता को मार दोगे फिर टैक्स किससे लोगे? तब एक कॉन्सेप्ट आया सबके सामने, एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि भाई सबको मारा नहीं जा सकता, इसलिए उनके लिए क्या करो, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट आया जिम्मी। क्या कॉन्सेप्ट आया? जिम्मी। जिम्मी का मतलब होता है सेकंड क्लास सिटीजनशिप, सेकंड क्लास सिटीजनशिप। यानी कि आप इस्लाम राष्ट्र में रह रहे हैं और आप मुसलमान नहीं हैं, इस वजह से आपसे टैक्स लिया जाएगा और सभी जो चीज़ें हैं वो मुसलमानों को दी जाएंगी पहले, फिर आपको दी जाएंगी। और जो टैक्स लिया जाता था उसका नाम था जजिया कर, जजिया टैक्स, ठीक है। सारी बात क्लियर हुई बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मैं इसको मिटा सकता हूँ। अब आगे की कहानी सुनो बढ़िया से। इसलिए तुमने सुना होगा अक्सर, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अक्सर कहते रहते हैं कि जब इस्लाम का उद्भव हुआ तो पूरे विश्व में अंधेरा था, लोग कुछ नहीं जानते थे, वो लोग परेशान थे, त्राही त्राही कर रहे थे। तब जाकर मोहम्मद साहब का उदय हुआ और मोहम्मद साहब ने विश्व को एक नया रास्ता दिया। तो वो कॉन्सेप्ट इधर से निकल के आता है, ठीक है ना? चलो आप समझो आगे से लगे। अब इस्लाम धीरे धीरे तेज़ी से ग्रो कर रहा है यूरोप में, ठीक है। अब यहाँ से इस्लाम इधर की ओर बढ़ा। इसके पहले मैं एक बात और बता दूँ कि जो अरबी थे, अरबियों ने इस्लाम की शुरुआत की, ठीक है। बताया जाता है कि इस्लाम ने तुर्की को जीता, यानी कि इराक, सीरिया, बगदाद इन सबको जीत लिया, ठीक है। लेकिन इनकी संस्कृति, इनका कल्चर ऐसा था, इनकी संस्कृति ऐसी थी कि अरबी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाए और तुर्कियों ने पूरा इस्लाम अपने अंदर समाहित कर लिया। और अंदर समाहित करने के पश्चात क्या हुआ कि वो लोग अरबी भाषा में, और सॉरी फारसी भाषा में, जो तुर्की जिसको हम लोग कहते हैं फारसी भाषा में, अब धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा है। सोचो, जब तुर्की भाषा में या फारसी भाषा में इस्लाम के नाम पर अन्य सभी धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया जाएगा, लोगों के जो विचार है उनको अनुवाद किया जाएगा, तो इससे क्या होगा? ज्ञान और जो इनलाइटमेंट है ना, प्रबोधन, इसका विकास होगा। और यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आया, सूफीवाद। सुने? सूफी संत, निजामुद्दीन औलिया, ये सब तुमने सूफ सुने होंगे। अभी हम लोग चर्चा भी करेंगे इस बात पे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भारतीय परंपरा में जो संत होते हैं उसी प्रकार से जो मुस्लिम परंपरा में संत होते हैं उनको सूफी संत कहा जाता है। तो सूफी संत अब नई इनलाइटमेंट, साम्राज्यवादी विचारधारा से लोग बाहर धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें सूफी रस में तुमने देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय में अक्सर तुमने देखा होगा कि सिंगर बहुत अच्छे होते हैं। उसका कारण है उसका सूफी परंपरा, मधुर परंपरा में ये चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही हैं।
इसलिए तुमने देखा होगा कि जब भारत में भी आते हैं तो जितने भी आक्रांता आए सब अपने साथ सूफी संतों को लेके आए। ये लोग आक्रमण करते थे, विध्वंस लूट मचाते थे, और सूफी संत गा गा कर फारसी माध्यम से, गानों के माध्यम से, उसके माध्यम से लोगों का मनोरंजन और ठहराव का काम करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे इस चीज़ को हम, ठीक है। अब समझो थोड़ा सा चीज़। कंडीशन ये आई कि जब अब देखो इस्लाम की शुरुआत कहाँ हुई? अरब में। अरबियों से किसने ले लिया? मुआविया ने। अब कहाँ पहुँच गया इस्लाम? तुर्की में। तुर्कियों की भाषा थी फारसी, फारसी भाषा। और फारसी भाषा में अब क्या किया जा रहा है? अनुवाद किया जा रहा है धर्म ग्रंथों के। इससे ज्ञान और इन सब का विकास हुआ, और एक नया विकास हुआ सूफीवाद का। सूफीवाद का विकास हुआ। और जब सूफीवाद का विकास होता है, इसके विकास के पश्चात एक चीज़ सामने आती है, वो ये है कि अब ये लोग इधर की ओर बढ़ते हैं, यूरोप की ओर। अब यूरोप में मिटा देता हूँ, अब यूरोप को अच्छे से समझना है। जो यूरोप है, यूरोप इस समय एक साम्राज्य है यहाँ पे पूरे यूरोप में, इसका नाम था रोमन साम्राज्य। नाम सुना होगा कभी ना कभी, नहीं सुना होगा तो आज सुन लो। रोमन साम्राज्य। तुर्की रोमन साम्राज्य पे आक्रमण कर देते हैं, अटैक कर देते हैं अपने इस्लाम के, और जिहाद का नारा लगा के अल्लाहू अकबर अटैक कर देते हैं। और अटैक करने के पश्चात कंडीशन ये होती है कि रोमन साम्राज्य का ये क्षेत्र है पश्चिमी, और ये है, इसको मैं कह सकता हूँ पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन एम्पायर, एंड दिस इज पश्चिमी रोमन एम्पायर, पश्चिमी रोमन एम्पायर। स्थिति ये हुई कि आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे कि तुर्कियों ने आधे यूरोप को जीत लिया, आधे रोमन साम्राज्य को जीत भी लिया। इसकी राजधानी थी रोम। तो पश्चिमी यूरोप की, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रोम। और पूर्वी राजधानी की, इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। इसी का नाम सुना होगा तुमने, आज के टाइम पे इसको इस्तांबुल कहते हैं। कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया और भारी मात्रा में लोगों को मारा, महिलाओं के रेप, बहुत बुरी, मतलब युद्ध में जानते हो क्या क्या होता है, बड़ा विध्वंस मचाया। कुस्तुनतुनिया का पतन कर दिया 1453 में। और जैसे ही 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, कुस्तुनतुनिया का पतन, कान में गांठ लगा लो, बराबर आएगा, याद रखना। ये वो घटना है आज तक तुमने इतिहास में, मैंने जितना इतिहास पढ़ा है आज तक, अभी मैं आगे बात भी करूंगा आपको समझ में आएगा, आज तक किसी भी घटना का इतना लॉन्ग टाइम जो इफेक्ट है कभी नहीं देखा गया। इतनी दूरगामी जो प्रभाव है कभी किसी घटना का नहीं देखा गया जैसा इस घटना का देखा गया। कैसे? अभी हम बात करेंगे इस चर्चा पे। ये घटना कुस्तुनतुनिया का पतन वो घटना है जिसने यूरोप के लोगों को जीना सिखा दिया, लोगों को सब कुछ सिखा दिया। आज जो पूरे इन्होंने भारत पे कब्जा किया, अन्य देशों पे कब्जा किया ना, इन मुस्लिमों की वजह से किया। उसका कारण है कि ये लोग मजबूर हो गए कि यहाँ के लोग सिमट के इधर आ गए। ये क्षेत्र है इटली का, यहाँ से भागे इधर आ गए अपनी जान बचा के कैसे भी। और यहाँ पे पूर्वी रोमन साम्राज्य में तुर्कियों का आक्रमण हो जाता है। और याद रखना, अब पूरे विश्व से, याद रखना, पहले भी व्यापार होता था, याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले भी व्यापार होता था। ये कुस्तुनतुनिया है, ये व्यापार का मुख्य केंद्र है, ठीक है। यहाँ से यूरोपी स्थल मार्ग से व्यापार होता था, भारत से व्यापार कर रहे हैं सभी, पूरे यूरोप से व्यापार चल रहा है, ठीक है ना, इधर से व्यापार चल रहा है। इन क्षेत्रों की तो अभी खोज भी नहीं हुई, जानते ही नहीं है। एशिया से व्यापार हो रहा है, और एशिया से जो व्यापार हो रहा है वो कैसा हो रहा है? स्थल मार्ग से हो रहा है। ये जो आप पूरा हमने समुद्र बताया ना, ये पूरा पानी वाला इलाका है, स्थल मार्ग से व्यापार चल रहा है। परेशान मत हो, आज की क्लास में कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी लिखना ही नहीं है। आज की क्लास केवल समझने के लिए, आप अच्छे से समझ लो कि बैकग्राउंड क्या था, कि तब हम 18वीं सदी की घटनाएं और उसके बाद की घटनाओं को देख पाएँ कि उस समय क्या क्या हो चुका है, अब क्या होगा, तब आप चीज़ों को रिलेट करके समझ पाएंगे। और रही बात लिखवाने की, कहो तो मैं लिखवा दूंगा, वरना कल लिखवा दूंगा, वो आपकी मर्जी। वरना आप लोग इतने समझदार हैं, वीडियो आपके हाथ में, मैं लाइव तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, सीधा वीडियो आपके पास, थोड़ा सा बैक करो, एक एक बात को बैक कर करके आराम से लिख लो, और लिख के सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो। इससे क्या होगा कि आपके कंप्लीट हो जाएगा आपका, और आपका समझने में विकास होगा, बुद्धि विकसित होगी थोड़ी सी। अब समझो थोड़ा सा अच्छा, जैसे ही कुस्तुनतुनिया पर अरबियों का यानी कि तुर्कियों का आक्रमण होता है, इस पर कब्जा होता है, स्थलीय मार्ग बाधित हो जाता है। स्थल मार्ग से जो व्यापार हो रहा है वो रुक जाता है, बाधित हो जाता है, क्योंकि ये निकलने नहीं देंगे, निकल नहीं देगा। अब ये कि लोग सिमट के इधर आ गए। यूरोपियों की स्थिति ये आ गई कि अब ना चर्च बचा पा रहा है, कोई नहीं बचा पा रहा, कैसे क्या करें, ज़िंदगी कैसे जिएं। यूरोपीय मजबूर हो गए कि अब व्यापार के लिए करें क्या।
जब स्थल मार्ग अवरुद्ध हुआ, कुस्तुनतुनिया वह क्षेत्र है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा और कुस्तुनतुनिया के बारे में। कुस्तुनतुनिया व्यापार का एक गढ़ था। एशियाई व्यापारी, अन्य व्यापारी यहाँ पहुँचते थे, यूरोप के व्यापारी यहाँ पहुँचते थे, यूरोप के व्यापारी इनसे मिलते थे, उनसे मिलते, एक दूसरे की केवल, देखो व्यापार का मतलब केवल सामान का आदान प्रदान नहीं होता। जब व्यापारी कहीं दूसरे क्षेत्र में जाता है तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों से मिलता है, समझता है, चीज़ों को सीखता है। और जब वहाँ से यहाँ, जब यूरोपीय जाएगा तो यहाँ के सीखेगा, भारत के जाएगा तो वहाँ के लोगों को सीखेगा। जैसे आज अगर तुम इंग्लैंड जाओगे, अमेरिका जाओगे, तो अब तो फ़ोन का ज़माना है, सब कुछ फ़ोन पे ही देख लेते हो। वरना जब पहले ये सब लोग जाते तो वहाँ के सीखते थे, बोले क्या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नाइस टू मीट यू। ये सब कहाँ से हम लोगों ने अंग्रेजों सीखे। अंग्रेज, भारत में अंग्रेज भी कहते हैं नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। तो ऐसे है ना, टूटी फूटी एकदम खतरनाक ठा वाली इंग्लिश बोलते हैं। तो वो नमस्ते नमस्ते करते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमें अपना समझें। जब हम वहाँ पे जाएंगे कि हेलो मैन, गुड मॉर्निंग, तो क्या होगा, वो हमें थोड़ा सा अपना सीखेंगे, कम से कम हमारे बारे में थोड़ा जानता होता है। वाह क्या बात है। इसका इफेक्ट थोड़ा सा देखो, जब जहांगीर भारत में आया था ना, जहांगीर के दरबार में कौन आया था, कौन सा अंग्रेज आया जहांगीर के दरबार में? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस अरबी, तुर्की, फारसी सभी भाषाओं का ज्ञानी था। और सभी भाषाओं का ज्ञानी होने की वजह से जब कैप्टन हॉकिंस भारत आया जहांगीर के दरबार में, तो उसने तुर्की भाषा में जहांगीर से बात की। और जहांगीर बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले क्या बात है, हमारी भाषा इतनी महान है, क्या बात है, अंग्रेज भी जानते हैं, ओ माय गॉड। और इतना हुआ कि 400 का मनसब प्रदान कर दिया था उसे। सोचो 400 का मनसब मतलब आज के टाइम पे सीधी सा समझो 400 गांव दे दिए थे कि हाँ इनका तुम्हारे। सोचो उनसे, जो देखो सीधी सी बात है, मनसब का मतलब रैयतवाड़ी मनसबवाड़ी व्यवस्था है वहाँ पे। मनसबदारी व्यवस्था का मतलब ये था कि जो अधिकारी कार्य कर रहा है, यदि आपको 400 का मनसब दे दिया तो आपको 400 गांव का भू क्षेत्र दे दिया, उस भू क्षेत्र से जो आमदनी होगी वही आपकी सैलरी होगी। इसका है मनसबदारी व्यवस्था। अभी हम पढ़ेंगे हर चीज़ व्यवस्था, मनसबदारी, 2 अस्पा नीति, बहुत सारी नीतियाँ हमें पढ़नी है, सारी चीज़ें। अभी तो पहली क्लास है, लंबे समय तक जुड़े रहने वाले हैं, सब चीज़ों में अच्छे से, मतलब गहराई से एकदम ना डीपली चर्चा करेंगे, परेशान मत हो। कुस्तुनतुनिया वह क्षेत्र था जो संस्कृति का भी गढ़ था। यहाँ के लोग वहाँ से सीखते थे, यहाँ के लोग वहाँ से सीखते, वहाँ के लोग यहाँ से सीखते थे, ये सब चल रहा था। और जैसे तुर्कियों का पतन हुआ, ये आगे बीच में दीवार बन गई, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का व्यापार ठप। और जैसे ही व्यापार ठप हुआ, यूरोपी मजबूर हो गए कि अब क्या करें। तभी तो ये लोग समुद्रों में उतरते हैं। समुद्री मार्ग की खोज क्यों की अंग्रेजों ने, क्या आवश्यकता थी इनको? स्थलीय मार्ग, कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात जब स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हुआ, स्थलीय मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से अब यूरोपीय कंपनियों के व्यापारी, यूरोपीय लोग, सबसे पहले हिम्मत का काम किया पुर्तगालियों ने। सबसे पहले पुर्तगाली उतरे। पुर्तगालियों में सबसे पहले उतरा जिसका नाम था हेनरी नेविगेटर। वो आया यहाँ से, इधर 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 आया, दबा अफ्रीका के तटीय क्षेत्र पे कब्जा किया उसने, यहाँ की खोज की। पहला आदमी था, पुर्तगाल का राजकुमार था, छोटा सा देश है पुर्तगाल। अब ये लोग जब इधर आए, इधर आने के पश्चात हेनरी नेविगेटर ने यहाँ पे कब्जा आके यहाँ पे इसने इस क्षेत्र को खोजा। तो अफ्रीका महाद्वीप के तटीय क्षेत्र की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था हेनरी नेविगेटर। जब ये यहाँ पे आया तो इसने पहली बार नक्शा बनाया और समुद्री मार्ग से सारी चीज़, चारों तरफ पानी पानी, नाव से चलना है। आज के टाइम के तो नाव है नहीं, जहाज। सोचो उस टाइम पे कितनी हिम्मत का काम था, यूरोपियों ने, कंपनियों ने कितनी हिम्मत दिखाई होगी तब वो इतना कर पाए। सोचने की आवश्यकता है यहाँ पे, कायरता का काम नहीं है। समुद्रों से जब चलते थे पता नहीं कितने महीनों यात्रा करना पड़ी उन सब के लिए। बेड़ा के बेड़े जाते थे, मतलब कई सारे, एक जहाज़ नहीं, बहुत सारे जहाज़। उस पर घोड़े, हाथ उस पर घोड़े हैं, उस पर आपकी बकरियां हैं, उस पर आपके खाने पीने का पूरा सामान है, सब कुछ है उस पर, सब लेके चल रहे हैं। महीनों यात्रा कर रहे हैं, चारों तरफ पानी पानी, कुछ नहीं दिख रहा, खारा पानी, ना नहा सकते ना कुछ कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है। सोचो ये लोग यहाँ पे आए। इसके बाद दूसरा व्यक्ति, उसका नाम था बार्थोलोमियो डियास। बार्थोलोमियो डियास नाम का एक दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था। वो यहाँ से आया, उसने कहा कि मैं आगे जाऊँगा, और यहाँ तक आया। केप ऑफ गुड होप नाम का एक क्षेत्र, केप क्षेत्र अफ्रीका के, आप याद रखो, अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में वो पहुँच गया। उसके बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम था, स्पेन का आदमी था वो, जिसका नाम था कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये निकला यहाँ से भारत की खोज के लिए, बोले मैं भारत जाना है, भारत से व्यापार करेंगे हम। भारतीय वस्तुओं की डिमांड बहुत थी यूरोप में, ठीक है ना। तो भारत के लिए निकला, जा रहा था, बोले भारत जाएंगे, भारत जाएंगे। रात में सो गया, इधर जाना था इधर आ गया, और धीरे धीरे पहुँच गया अमेरिका। और जैसे किनारे पहुँचा, बोले ओ माय गॉड, भारत आ गया, मैं भारत आ चुका हूँ। उठ के देखा, बोले अमेरिका है ये। तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ठीक है। इसके बाद एक व्यक्ति निकला यहाँ से, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहले इस क्षेत्र से होते हुए यहाँ पर पहुँचा। बोले ये लोग यहीं तक पहुँच पाए, बोले मैं आगे जाऊँगा कुछ भी हो जाए।
पहला व्यक्ति, पहला यूरोपीय जो हिंद महासागर में प्रवेश करता है। और हिंद महासागर प्रवेश करने के बाद एक गुजराती नाविक अब्दुल माजिद की सहायता से कालीकट नामक जो केरल स्थित बंदरगाह है, वहाँ उस बंदरगाह पे जाके उतरता है और वहाँ पे यहाँ के जो लोकल राजा हैं जमोरियन द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। तो ये आप कहानी के रूप में अभी समझ लो, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा, आपसे बहुत परेशानी मत हो। भौगोलिक अन्वेषण हुआ, समुद्री मार्गों की खोज हुई, नए विश्व की खोज, भारत और अमेरिका की खोज। अब इनके साथ व्यापारिक शुरू किया जाएगा और जब व्यापार शुरू होगा तो क्या होगा कि उनकी संस्कृतियों से परिचय होंगे। बताया जाता है कि जब वास्को ड गामा जब यहाँ से लौटा तो इतना लंबा रास्ता, सोचो सालों लगते, सालों, इन सालों में जाने के पश्चात और कितने लोगों का खर्चा, जब ये यहाँ से वहाँ पहुँचा, सारा खर्चा निकालने के बाद इसे 60 से 61 गुना का फ़ायदा हुआ था, याद रखो। और पुर्तगाल की इस सफलता और इस संपदा को देखते हुए यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित होने लगीं। और उसके पहले आकर्षित होने लगे थे इधर, क्योंकि नेपोलियन का डर भी है, अभी हम चर्चा करेंगे फ्रांस के संबंध में, ठीक है। तो ये स्थिति है। इस प्रकार से हमें वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा कहानी के रूप में समझने की आवश्यकता है। तो 18वीं सदी और उसके बाद की घटनाओं को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार अरब का उद्भव हुआ, किस प्रकार इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम अरबियों द्वारा किस प्रकार से तुर्कियों में ट्रांसफ़र हो जाता है और तुर्की किस प्रकार से सूफीवाद को जन्म देते हैं, किस प्रकार से पुस्तकों को फारसी भाषा में अनुवाद करवाते हैं और ज्ञान और दर्शन की जो चेतना इनके अंदर आती है, साम्राज्यवादी जो चेतना है, निरंकुशवादी जो चेतना है, वो वहाँ से विकसित होती है। और विकसित होने के पश्चात ये लोग इस्लाम के विस्तार के लिए वहाँ से यूरोप के आगे बढ़ते हैं। और यूरोप में लोग ईसाइयत से वैसे ही परेशान थे, जो गरीब तबके के लोग थे, वो सब इस्लाम से प्रभावित होते हैं और इस्लाम को अपनाते भी हैं। भारी मात्रा में इस्लामीकरण किया जाता है यूरोप में। और जैसे इस क्षेत्र में पूरा कब्जा हो जाता है तुर्कियों का, पूर्वी रोमन साम्राज्य, इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया का जैसे ही 1453 में पतन होता है, इस पतन के पश्चात जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के लोग यानी कि यूरोप के लोग हैं, वो इटली से चर्च से बात करते हैं। चर्च ने कहा कि मैं क्या करूं। तब ये लोग देश मजबूर हो जाते हैं कि हम जिए कैसे, क्या करें। और तब जाकर कंडीशन ये आती है कि ये लोग समुद्र में उतरते हैं। उन्होंने कहा कि चलो स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गए, समुद्री तो नहीं हुए। और इस प्रकार से समुद्री मार्गों की खोज, नए विश्व की खोज, भौगोलिक अन्वेषण, व्यापार की आवश्यकता। और जब व्यापार करेंगे तो ये आर्थिक नियंत्रण स्थापित करेंगे। जब आर्थिक नियंत्रण स्थापित करेंगे तो उन देशों में अपना पूरा कब्जा कर लेंगे, जिसको उपनिवेश कहेंगे, कोलोनियलिज्म, गुलाम बनाएंगे क्षेत्रों को। और कई देश ऐसे होंगे जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, इन सब जगह क्रांतियाँ होंगी, तब इनको भागना पड़ेगा। क्योंकि जब धीरे धीरे तुम इन सब में करते रहोगे, शोषण करोगे, शोषण की भी खत्म, रबड़ की एक हद होती है ना, एक जब तान की एक तन्यता समाप्त हो जाएगी, टूट जाएगी। उसी प्रकार से अब धीरे धीरे जब लोग निकाल, क्योंकि आदमी की कहते हैं ना कि एक चाणक्य का एक बहुत अच्छा कथन है। चाणक्य एक बात कह गए कि दुनिया से दो चीज़ें कभी समाप्त नहीं की जा सकती, एक भ्रष्टाचार, दूसरा वैश्यावृत्ति। भ्रष्टाचार और वैश्यावृत्ति को इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि मानव के मस्तिष्क का क्या करोगे, ये चीज़ें मस्तिष्क की उपज है। अगर आदमी थोड़ा भी सोच पा रहा है तो ये दो चीज़ों के बारे में सोच ही लेगा, और सोच लेगा तो इसको कभी समाप्त किया नहीं जा सकता। या तो आदमी को रोबोट बना दो, अगर इंसान रोबोट हो जाए, मस्तिष्क से सोचना बंद कर दे, सब चीज़ें समाप्त हो जाएगी। अगर आदमी इतना भी सोच पा रहा है ना, दो चीज़ों पर सोच लेगा, तो ये स्थिति इस प्रकार से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो बात समझ पा रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत? आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मुझे लगता है कि क्या मैं बोल के लिखवा दूँ क्या? बोलो भाई। अच्छा, एक काम करना, जब ये वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग उसमें बता देना कि मैं बोल के लिखवाऊँ सारी चीज़ों को, या आप लोग अपने आप लिख पा रहे हैं। ठीक है, यदि लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं एक एक चीज़ को लिखवा भी दूंगा, और आपके कमेंट जैसे आएंगे उसे अगली क्लास में रिकॉर्ड करके मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड पे होके विस्तार से एक एक चीज़ को लिखवा भी दूंगा, बैठ के बोल के लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इस प्रकार पेशेंस रखने के लिए। थैंक यू सो मच।